नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार एवं कवयित्री गीता पंडित की लिखी हुई कहानी मुड़ी तुड़ी कागज़ की पर्ची। ये कहानी उनके कहानी संग्रह विदाउट मैन से ली गई है। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। स्टेयर्स पर मुड़ी तुड़ी कागज़ की पर्ची देखकर वो चौंकी। उसने बड़ी उत्सुकता से उसे खोला, जिसमें लिखा था, तुमसे बात करना चाहता हूँ। नीचे नाम भी नहीं लिखा था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। छत पर जाकर चेक किया, वहाँ भी कोई नहीं दिखाई दिया। कौन किससे बात करना चाहता है? हो सकता है कि हवा तेज़ चलने के कारण शायद कहीं से पर्ची उड़कर आ गई होगी, लेकिन कहाँ से? आखिर किसी ने तो किसी को लिखी है, लेकिन किसे और किसने? जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने उस पर्ची को फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया और नीचे आकर नाश्ता करने लगी। आलू प्याज के पराठे और उस पर घर पर बना सफ़ेद मक्खन, जिसे खाने के लिए अक्सर हरियाणा में सुखदेव के ढाबे पर जाते थे। लेकिन जब से वहाँ पर आरक्षण के नाम पर स्त्रियों के साथ दुर्घटनाएं घटीं, तब से अब वहाँ नहीं जा पाते। तो आज वही ब्रेकफास्ट सामने था। आहा, उसके मुंह में पानी आ गया और वो खाने में जुट गई। मगर पर्ची में लिखे हुए 5 अक्षर, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, एक एक कर उसकी आंखों के सामने नाचते रहे। कभी मम्मी ने कहा था कि जब भी जहाँ भी होना, पूरे मन से होना। आधे मन से किया गया कोई भी कार्य संपूर्णता नहीं पाता। लेकिन आज वो नाश्ता करते हुए मन से अपने को बटा हुआ पा रही थी। स्वादिष्ट नाश्ता होते हुए भी वो बस उस पर्ची के विषय में ही सोच रही थी। आखिर कौन है जो यहाँ इस घर में या आसपास किसी से मिलना चाहता है? आजकल तो फ़ोन से लेकर मैसेज और ईमेल तक की सुविधा लोगों के पास है। फिर इस पर्ची का मतलब? हो सकता है उसके पास लैपटॉप या मोबाइल भी ना हो। छोटे शहरों में ऐसा होना संभव है। अब समझी, वो जो भी है छुपकर मिलना चाहता है। उसने अपने ही सर पर एक साइड में हाथ मारकर स्वयं से कहा, धत, इतनी सी बात समझ नहीं आई तुझे, पागल कहीं की। बस यही छुपकर मिलने वाली बात उसके साथ चिपकी रह गई। वो हर बात मम्मी को बताती थी, लेकिन मम्मी को पर्ची वाली बात नहीं बता पाई और जाकर अपनी स्टडीज़ में लग गई। कल मंथली टेस्ट है और उसे एंटनी और क्लेयोपेट्रा पढ़ना है, वरना प्रोफेसर शर्मा सबके सामने उसकी अच्छे से खबर लेंगे। उसे याद आया कि एक टेस्ट में एक शब्द की स्पेलिंग गलत हो गई थी, तो उन्होंने पूरी कक्षा के सामने किस तरह से उसका नाम लेकर उससे पूछा था, ज़रा ऑप्टिमिज्म की स्पेलिंग बताओ। उसने सही बताई तो कहने लगे, तुमने यहाँ सही नहीं लिखी, इसलिए तुम्हारा आधा नंबर काट लिया है, वरना तुम्हारे सबसे ज़्यादा मार्क्स होते। नेवर डू सच सिली मिस्टेक्स इन फ्यूचर, बी अटेंटेटिव नेक्स्ट टाइम। ये कहकर वो चले गए और वो कई दिन तक परेशान रही। ये ऐसी सिली मिस्टेक उससे कैसे हो गई, मगर आगे के लिए उसने स्वयं को सावधान कर लिया था, जिससे ऐसी गलती वो दोबारा न करे। अब वो पूरी तरह एकाग्रचित्त होकर पढ़ना चाहती थी, इसलिए नोट्स बनाने में लग गई और पता ही नहीं चला नोट्स बनाने के बाद वहीं उसे कब नींद आ गई। शाम को कॉलेज से आकर मूवी देखी और रात को बाहर डिनर करके वापस लौटी तो स्टेयर्स से होती हुई छत पर जाने लगी, जहाँ उसे तारे देखना और उसमें भी सप्त ऋषि मंडल को देखना शुरू से भाता था। पहली बार पापा ने छत पर ले जाकर उसे सप्त ऋषि मंडल दिखाया था और 7 ऋषियों के विषय में देर तक बताते रहे थे। साथ में ये भी कहा था कि मृत्यु के बाद हमारे अपने स्टार्स बन जाते हैं। जब कभी भी उनसे मिलने का मन करे तो आकर स्टार्स को देखना। पहले वो अपने दोस्त दादाजी को वहाँ खोजती थी, लेकिन अब जबकि उसके पापा भी स्टार बन गए हैं, वो दादाजी के साथ अपने पापा से भी मिलने छत पर आती है। लेकिन छत पर पाँव रखते ही कुछ उसे अपने चप्पल के नीचे महसूस हुआ। उसने देखा कि फिर कोई पर्ची उसी मुड़ी तुड़ी अदा में स्टेयर्स की जगह छत पर पड़ी है। नीचे झुककर उसने उसे धीमे से खोला। तुम किसी दिन मुझसे बात करो ना। पढ़कर वो सकते में आ गई। परिवार के साथ अच्छी मूवी और अच्छे डिनर का सारा नशा जाने कहाँ गायब हो गया। वो असमंजस में पड़ गई, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी और सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। जाने कैसे कैसे ख्याल आते रहे और कब नींद आई पता नहीं, लेकिन जब वो सुबह उठी तो सर भारी था। सुबह सुबह केवल कॉलेज याद रहता है, यही हुआ। लेकिन कॉलेज से आकर जैसे ही वो स्टेयर्स पर चढ़ी, फिर वही पर्ची वाले शब्द उसे याद आने लगे।
लंच करके वो थोड़ी देर आराम करती थी, इसलिए कमरा अंदर से बंद करके वो कमरे की खिड़की खोलकर करवट लेकर लेट गई। हल्की सी झपकी ही लगी होगी कि किसी के गाने की आवाज़ उसके कान में पड़ी। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों तुझको लगता है डर, तेरा मेरा। उसने समझा सपने में कोई गा रहा है, लेकिन वो तो जागी हुई थी और वास्तविकता ये थी कि वास्तव में ही कोई गा रहा था। उसे एहसास हुआ आवाज़ ऊपर की तरफ से आ रही थी। उसने बिना हिले डुले आवाज़ पहचानने की कोशिश की। असल में छोटे शहरों और कस्बों में आमने सामने के घर बहुत सटे हुए से लगते हैं। पतली सी गलियां जो कभी चौड़ी हुआ करती थीं, लोगों ने उन्हें काट कर अपने घर में मिला लिया और वे अब एक दूसरे के घर को गलबहिया देती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए जो गा रहा था वो सामने वाले घर की छत की बालकनी पर खड़ा हुआ थोड़ा धीमे स्वर में गाते हुए भी बराबर सुना जा सकता था। उसे लगा वो इस आवाज़ को पहचानती है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, दरवाजे पर थपथपाहट हुई और वो बिना खिड़की के ऊपर देखे उठकर नीचे आ गई। ये प्रतिदिन का नियम था कि मम्मी उसे नियत समय पर जगाने आती थी। मम्मी जिनके पास केवल यही काम थे कि कब खाना है, कब पढ़ना है, कब कॉलेज जाना है, कब सोना है, कब जागना है। 24 घंटे का पूरा शेड्यूल रेलवे की समय सारणी की तरह मम्मी के पास होता था। ट्रेन लेट हो सकती थी, लेकिन मम्मी कदापि नहीं। अब उसे शक सा होने लगा था, लेकिन सबूत अभी सामने नहीं था, इसलिए कुछ भी कहने में वो अपने आप को असमर्थ पा रही थी। फिर भी एक प्रश्न उसे सालने लगा। वो उसकी खिड़की के सामने ही क्यों गा रहा था? कहीं उसके लिए ही तो नहीं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सारा मोहल्ला जानता है कि वो लड़कों को क्या किसी को भी आंख उठाकर देखती तक नहीं, बस अपने काम से काम रखती है। फिर क्या? बहरहाल अब उसकी उत्सुकता व्यग्रता में परिवर्तित होने लगी। वो चाहती थी मम्मी से कहे, लेकिन मम्मी कहीं जाने की तैयारी में थी, इसलिए सोचा बाद में वो कहूँगी। बाद में यानी अब 1 हफ्ते के बाद अवसर मिलेगा, क्योंकि अपने मित्रों के साथ वो 1 हफ्ते के टूर पर जा रही थी। मम्मी उसकी सबसे अच्छी मित्र थी। उसे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी उनसे कुछ भी छिपाने की। काश ये बात उनसे तभी कह दी होती तो मन पर इतना बड़ा बोझ ना होता, मगर अब कुछ कहा नहीं जा सकता था। यूँ तो फ़ोन पर भी बता सकती थी, लेकिन फ़ोन पर बताना उसे उचित नहीं लगा। इसलिए भ्रमण के दौरान भी गाहे बगाहे उसे पर्चियाँ और गाना याद आता रहा। जैसे तैसे 1 हफ्ता व्यतीत हुआ और वो घर पहुंची, मगर उसे गैलरी में ही रुक जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ तो हंगामा मचा हुआ था। मम्मी किसी से कह रही थी कि हो ना हो ये पर्चियाँ फेंकने वाले वही लड़के हैं जो सामने वाले घर की ऊपरी मंजिल पर बने कमरों में रह रहे हैं। ओहो, तो पर्ची वाली बात मम्मी को भी मालूम हो गई। भैया, हमारे यहाँ जवान लड़की है, वो इन सब बेकार की बातों में नहीं पड़ती, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है कि कोई इस तरह से पर्चियाँ फेंके। आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने बिना जाने हमारे परिवार से भिड़ने की कोशिश की? ज़रूर कोई बाहर का आदमी है। उसे अच्छा लगा कि मम्मी उसके ऊपर इतना विश्वास करती हैं कि उसके पीछे भी उसकी बड़ाई कर रही थी, लेकिन यहाँ टारगेट उसे ही समझा जा रहा है, यानी किसी ने पर्चियाँ उसे लिखी हैं। अरे मुझे ही क्यों? तभी दूसरी आवाज़ आई, आप चिंता ना करें, अगर उन लड़कों ने यह किया है तो सज़ा भुगतेंगे। मैं आज ही उनसे कमरे खाली करवा लेता हूँ। ठीक है, इज्जत की बात है, चुपचाप ये काम करना। किसी को भनक भी नहीं मिलनी चाहिए कि कमरे खाली कराने का कारण ये पर्चियाँ हैं। व्यर्थ में हमारी लड़की की बदनामी होगी। आप निश्चिंत रहें। उसे लगा कि बात समाप्त हो गई है, तो अब उसने घर में प्रवेश किया। उसे देखते ही सबके चेहरों पर मुर्दनी की जगह अब मुस्कुराहट आ गई। खैर, लड़के उसी दिन कमरे खाली करके चले गए और सब शांत हो गया, मगर उसका मन उद्विग्न था। उसे लग रहा था कि ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो गाने वाली आवाज़ और पर्चियों में अगर कुछ समता है तो उस आवाज़ को तो वो पहचानती है। सुनी सुनी सी लग रही है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि किसकी हो सकती है। अगले दिन जो कॉलेज से लौटी तो घर में ठहाके गूंज रहे हैं और मामा जी बैठे हुए हैं, जिन्हें पहली बार घर पर देखा। उसने देखते ही मामा जी से नमस्ते कहा और अपने कमरे में जाने के लिए स्टेयर्स की ओर बढ़ी। तभी मम्मी ने आवाज़ दी, बेटा 2 मिनट को यहाँ बैठ कर जाओ। देखो मामा जी गांव से खरबूजे लाए हैं जो शरबत के साथ खाने के लिए कह रहे हैं। ओके मम्मी, वो ये कहकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। वे वहीं चुपचाप बैठे हुए थे।
वो मनी मन मम्मी की इस बात से चिढ़ रही थी कि मम्मी जानती हैं कि उसे खरबूजा पसंद नहीं, फिर भी खाने के लिए कह रही हैं। बहरहाल उसने एक टुकड़ा लेकर कहा, मम्मी चेंज करके आती हूँ, और ऊपर अपने कमरे में आ गई। तभी नीचे से आती हुई जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। ये तो वही आवाज़ थी जो उस दिन गाते हुए सुनी थी। अच्छा, तो उस दिन खिड़की के सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर वाली मंजिल से मामा जी गा रहे थे। वो विश्वास नहीं कर पाई, मगर झुठला भी तो नहीं सकती थी। हूबहू वही आवाज़, अब शक की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अब असमंजस और भी बढ़ गया। ये तो मामा जी हैं, और मामा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। हुआ यूं कि सामने वाली बिल्डिंग में नीचे बैठक में कुछ सज्जन किराए पर आए तो मम्मी ने उनका परिचय कराते हुए कहा कि ये उनके गांव से आए हैं, इसलिए आपके मामा जी हुए। इनकी इनकम टैक्स विभाग में यहाँ पोस्टिंग हुई है और कुछ समय के लिए हमारी सामने वाली बिल्डिंग में किराए पर रहेंगे। एक दो बार कभी सामना हुआ तो मामा जी कहकर नमस्ते हो गई, बस इतना ही परिचय था। अब मम्मी से क्या और कैसे कहा जाए, यही सोचते हुए शाम हो गई। सच बात तो ये थी कि उसका पढ़ाई में भी पूरी तरह से मन नहीं लग रहा था। पुस्तक सामने थी और वो कहीं और। अंत में जब प्रयास करने के बावजूद वो अपने को केंद्रित नहीं कर पाई तो छत पर आ गई। आकाश पर बादल कविता लिख रहे थे और चित्रकारी भी कर रहे थे। उसे याद आया कि जब पापा थे वे सब छत पर मच्छरदानी लगाकर सोया करते थे। आकाश गंगा भी तो पापा ने ही दिखाई थी। ध्रुव तारे की तरफ इशारा करके ध्रुव की सारी कहानी भी सुनाई थी। एक टक बादलों में तरह तरह की आकृतियां खोजते खोजते कब नींद आ जाती पता भी नहीं चलता था। अब ऐसा नहीं है, सब अलग अलग कमरों में एसी में सोते हैं, और अब तो फ्लैट्स में छत ही नहीं होती तो आकाश कहाँ से दिखाई देगा। आज भी उसने बादलों को उसी तरह देखना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी निगाह छत के कोने पर पड़ी। वहाँ पर वैसी ही एक तुड़ी मुड़ी पर्ची पड़ी हुई थी। फिर से? अरे, उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने झुककर उसे उठाया जिस पर लिखा था आई लव यू। नाम फिर से गायब था। अब वो घबरा गई, कुछ पल तक जैसे जड़ हो गई। उसे समझ आ गया कि ये कौन कर रहा है। इसके भी कारण थे, क्योंकि केवल सामने वाली बिल्डिंग ही इतनी ऊंची थी जिससे कागज़ जैसा कुछ अगर फेंका जाए तो छत पर आ गिरे। और एक बात और, अब सामने वाली बिल्डिंग में केवल बैठक में ही एक किराएदार था, मामा जी के रूप में। मकान मालिक अमेरिका गए हुए थे। सारी बिल्डिंग खाली थी, मामा जी ही इसकी देखभाल कर रहे थे। ओह, तब तो वे बेचारे लड़के जिनसे कमरे खाली करवाए गए थे सभी निर्दोष थे। वे सब व्यर्थ में बलि के बकरे बना दिए गए। बहुत गलत हुआ उनके साथ, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता। उसे तो पहले से ही संदेह हो रहा था, लेकिन संदेह के आधार पर आप किसी को आरोपित नहीं कर सकते, प्रमाण चाहिए। अब तो प्रमाण भी सामने था, मगर समस्या तो ये थी कि मम्मी से किस तरह कहा जाए। वो जानती थी कि मम्मी मामा जी को बहुत स्नेह करती हैं, उन्हें अपना गांव बहुत प्रिय है, शहर में अपने गांव को हमेशा मिस करती हैं। बता रही थी कि मम्मी केवल 6 महीने की थीं जब नानी का देहांत हो गया था। उनकी बुआ जी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। सारे गांव वाले उन्हें अपनी बिटिया की तरह बहुत प्यार करते थे, और विवाह के समय मम्मी की विदाई पर सभी की आंखें गीली थीं, इसलिए वो भी अपने गांव वालों को बहुत चाहती हैं। अगर वो इस घटना को मम्मी को बताती है तो उनका दिल टूट जाएगा। यूँ तो वो किसी से कुछ नहीं कहेंगी, किंतु वो भीतर से टूट जाएंगी। उनकी स्मृतियों का एकमात्र सहारा भी छिन जाएगा। रिश्तों पर से विश्वास खत्म हो जाएगा, जो उसे मंजूर नहीं था। अभी से वो कितनी समझदार हो गई है, उसे आज मालूम चला। सच, जिम्मेदारी का एहसास बड़ा होने के लिए काफ़ी होता है। अब वो खिड़की नहीं खोलती, पर्चियाँ अब भी आती हैं। उससे पहले कि कोई पढ़े वो उन्हें उठाकर बिना पढ़े फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देती है। मम्मी खुश हैं, कह रही हैं कि मामा जी अपनी पत्नी को गांव से ले आए हैं, उन्हें बड़ा सा बंगला मिला है, आज ही बैठक खाली कर रहे हैं। चलो उन्हें जाते समय बाय तो कहो। वो सुनकर भी जैसे नहीं सुन रही है, फिर भी मम्मी का मन रखने के लिए वो कह उठती है, मम्मी आप चलिए, कुछ नोट्स तैयार कर रही हूँ, उन्हें पूरे करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। मम्मी चली जाती हैं। वो चैन की सांस लेती है, लगता है जैसे एक बड़ा बोझ सर से उतर रहा है। मम्मी काम वाली बाई से कह रही हैं, देखो कब से अकेला रह रहा था, आज जब घर मिल गया अब जाकर पत्नी को लाया है। अपने बाप की अकेली संतान है, सुना है इसके नाम 100 बीघा ज़मीन है। वो तो ठीक है मालकिन, मतलब पैसे से शादी की, लड़की तो खपच्ची है। वो निर्विकार भाव से सब सुन रही है।
लेकिन अब खिड़की फिर से खुली है। ठंडी हवा का झोंका आकर उसकी लट से अटखेलियाँ कर रहा है। अपनी गली को प्यार से निहारती है, फिर छत पर आती है। रात होने लगी है। सप्त ऋषि मंडल बात करने के लिए फिर से बेताब हैं। ध्रुव तारा उसे देखकर हंस रहा है। आकाश गंगा उसे उजला रही है। दादाजी और पापा भी साथ मुस्कुरा रहे हैं। उसने इत्मीनान से एक बड़ी सी अंगड़ाई ली, जी भरकर ऊपर की ओर देखा जैसे शुक्रिया कह रही हो, और फिर अपने कमरे में आकर किताबों में खो गई। अभी आप सुन रहे थे शलभ प्रकाशन दिल्ली की संपादक गीता पंडित जी की लिखी हुई कहानी मुड़ी तुड़ी कागज़ की पर्ची। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।